welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 6 participants in the conference. हाँ बेटा, आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? सर ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? दिखाई दे रहा है बेटा वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर जी मेरे को भी कोई दुकान बताओ ना। बेटा ये लाइव क्लास है और इसमें जो बातें होती है वो रिकॉर्ड भी होती है बेटा। ऑडियो बंद करो सब। ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ ठीक है सर जी, तब तक दुकान तो बताओ। क्या होता है? ओके, तो 1 1 और 1 2 रिवाइज किया था है सबने शायद। बेटा 1 1 और 1 2 समझ में आ गया था सबको? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल होने के लिए ऑलरेडी जो कंडीशन था मैंने ऑलरेडी बता दिया था। कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसके लिए नेसेसरी है 1 1 और 1 2 दोनों का होना। अगर कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों तरह का होता है तो उसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है जैसे हमारे पास में, प्रूव दैट f is from r minus 7 to r minus 1 defined as fx equal to x plus 2 upon x minus 7 is an invertible function. And find its inverse. तो पहले तो मुझे फंक्शन को प्रूव करके बताना कि ये जो फंक्शन गिवन है ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, और उसके बाद में इसी फंक्शन का मुझे इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। तो एक बार तो मुझे इन्वर्टिबल के लिए शो करना है। इन्वर्टिबल शो करने का मतलब केवल मैं इसे 1 1 और 1 2 प्रूव करूंगा और उसके बाद में हम इसे इन्वर्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं 1 1 और 1 2 का प्रोसेस ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ध्यान देना, सबसे पहले लेते हैं हम 1 1। तो 1 1 फंक्शन लेंगे। 1 1 फंक्शन को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर लेट करेंगे x1 एंड x2 टू डोमेन्स फ्रॉम r माइनस 7। तो डोमेन के हमने 2 एलिमेंट ले लिए सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो f(x1) f(x2) के ऑलरेडी इक्वल हमने कर लिया है। तो f(x1) का मतलब इसके अंदर x1 पुट कर देंगे, x1 प्लस 2 अपॉन x1 माइनस 7, और f(x2) का मतलब x2 प्लस 2 अपॉन x2 माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 7x2 माइनस 14। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 x2 माइनस 7x1 प्लस 2x2 और माइनस 14। तो अब यहाँ पर माइनस 14 से माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा और x1 x2 से x1 x2, x1 को एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 9x1, x2 दूसरी तरफ तो उससे बन जाएगा 9x2, 9 से 9 कैंसिल। तो अब हमारे पास बच गया x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 यानी रेंज तब बराबर होगा जब डोमेन इक्वल होगा। और अब इस कंडीशन से मैं इस फंक्शन को बोलूंगा एक 1 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन है हमारा 1 1 फंक्शन। अब मैं ऑन टू के लिए सॉल्व करता हूँ। तो ऑन टू किस तरह से, ऑन टू प्रूव करने के लिए मैंने बताया था कि कोई भी जो फंक्शन हमें गिवन होता है उस फंक्शन को हम मानेंगे y के इक्वल। तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 7 इसको हम कर देंगे y के इक्वल। और अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और वैल्यूज को ट्रांसपोज करके मैं केवल x के इक्वल में लिखूंगा, यानी x की वैल्यू लिखूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 7y, एक्स वाले टर्म एक तरफ तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 7y इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो y माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 7y। और अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 प्लस 7y अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू x।
और इस x के वैल्यू के अंदर मैं प्रोसेस को अपोजिट लूंगा, अब मैं y के वैल्यू को पुट करूंगा और x के अंदर चेक करूंगा। तो y मेरा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर y के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं। तो y के प्लेस पर अगर मैं कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो रियल नंबर इंटू 7 रियल, प्लस 2 रियल, माइनस 1 रियल एंड रियल अपॉन रियल वो भी रियल। सो मतलब y का वैल्यू कोई भी अगर मैं रियल नंबर पुट करूं तो x अपने आप में खुद ही रियल नंबर बन रहा है, और x मेरे पास वैसे भी रियल नंबर के अंदर है, मतलब y के हर एक रियल नंबर के लिए x के अंदर भी एक डोमेन या प्री इमेज जरूर मौजूद रहेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1 देयर एग्जिस्ट अ डोमेन इन x बिलोंग्स टू r-7। तो ये मेरा फंक्शन जो है वो माना जाएगा ऑन टू। सो फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो ये रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज f इज 1 एंड ऑन टू, सो f इज इन्वर्टिबल। सो f इज 1 एंड ऑन टू, so f is invertible फंक्शन। तो ये फंक्शन हो गया हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। ये तो अभी तक हमने केवल इन्वर्टिबल प्रूव किया है, अब हम फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स को। तो इन्वर्स को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, एक बार इस चीज़ को क्लियर कर लो, उसके बाद मैं इसका इन्वर्स बताता हूँ। देखो इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या है, इन्वर्स फंक्शन का मतलब है कि एक जैसे मान लो कि मैं किसी फंक्शन में 1 रखता हूँ और आंसर 2 आता है, तो जब उसका इन्वर्स होगा, इन्वर्स के अंदर 2 पुट करेंगे और आउटकम कितना आएगा 1। तो मतलब a पुट करने पर अगर b आता है तो उसके इन्वर्स में b पुट करने पर a आता है, मतलब डोमेन तो बन जाता है रेंज और रेंज बन जाता है डोमेन। ओके, उसी को बोलते हैं हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ओके, मतलब ये निकलता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f(x = y), तो फिलहाल इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब मैं x को पुट करूंगा तो आउटकम कितना निकल कर आएगा y। तो अगर उसी तरीके से मैं f इनवर्स के अंदर y को पुट करूं तो फिर आंसर कितना आएगा x। इस चीज को ध्यान से नोटिस करना, f(x = y) का मतलब था कि फंक्शन के अंदर जब x को पुट किया जाता है तो आउटकम आता है y, तो उसके इनवर्स के अंदर y को तो पुट करेंगे और x आ जाएगा उसका आउटकम। मतलब ये डोमेन था, ये अब रेंज का काम करने लगेगा, y पहले रेंज था, अब ये डोमेन का काम करने लगेगा। तो मतलब अगर मैंने फंक्शन को y के इक्वल माना, जैसे यहाँ पर माना, देखो मैंने फंक्शन को किसके इक्वल लिखा था, y के इक्वल लिखा था। तो f(x) को अगर मैंने y के इक्वल रखा तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा, f इनवर्स y को। तो ये रहा x किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो x रिप्रेजेंट करेगा इसे कहूंगा मैं इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इसे लिखूंगा मैं f इनवर्स y = 2 + 7y अपॉन y - 1। यही है इस फंक्शन का इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का प्रोसेस और ऑन टू करने का प्रोसेस सेम है। ऑन टू के प्रोसेस में हम y के इक्वल रखते हैं। हाँ बोलो। अरे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, आपने तो लिख दिया, हमें नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर हमने इन्वर्टिबल शो कर दिया उसके बाद में हम इन्वर्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन का पार्ट हमने कोई डायरेक्ट नहीं लिखा, हमने तो कैलकुलेट किया था भाई। एक तरह से मान लो कि उसको इक्वेशन 1 देकर मैंने उसी इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यही है कि अगर f(x) मेरा फंक्शन है जिसको मैंने अगर y के इक्वल रख दिया तो फिर इस केस में x बताएगा कि f इनवर्स y कौन है। और अगर कोई ये बोलना चाहता है कि मैंने y की फॉर्म में लिख दिया, मेरा फंक्शन तो x के अंदर था, तो उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता भाई, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल तो जो मर्जी है काम में ले लो। यहाँ y की जगह अगर मैं यहाँ z भी लिखूँ ना तो यहाँ z आ जाएगा, अगर मैं f इनवर्स x लिख दूँ तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। तो ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह तो y की जगह अगर कुछ और भी लिखते हैं तो वो भी चीज़ चलेगी। लेकिन इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई के प्रोसेस में जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया, इसी को मुझे इनवर्स बोलना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया क्या, एक बार रिप्लाई कर दो सब।
आ गया यस सर आ गया ओके, आ गया कोई डाउट पूछना है किसी को कुछ? यस सर कोई डाउट है? नहीं कोई डाउट है लॉकडाउन होता ही नहीं है ठीक है, तो 1 1 और ऑन टू हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। इसका मतलब ये कुछ नया नहीं है। 1 1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, बहुत टाइम से हमने पढ़ा था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे 1 1 से। ऑन टू भी हमने कंप्लीट किया था। तो अब ये जो इन्वर्टिबल है ये कुछ नहीं है, 1 1 और ऑन टू ही है। 1 1 ऑन टू दोनों को एक साथ चेक कर लो, उसी से क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। और हाँ, दोनों का होना कंपल्सरी है। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों में से एक भी क्लियर नहीं होता तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं माना जाएगा। इन्वर्टिबल होने के लिए दोनों क्लियर होना जरूरी है। ओके, दोनों क्लियर होंगे तभी हम उसे इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज उसको इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, अब देखो मैं आगे का टॉपिक बता रहा हूँ और आगे के टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि इन्वर्टिबल अपना खत्म हो गया। इन्वर्टिबल अभी और बाकी है, लेकिन अब इन्वर्टिबल का मैं कंपोजिशन के साथ में रिलेशन डिफाइन करूँगा। तो अब उसके लिए पहले मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। सो फंक्शंस का कंपोजिशन ये ऑलरेडी तुमने 11th क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, फिर भी एक बार दोबारा से देख लो और ध्यान से देख लेना। देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, ये दो फंक्शंस से मिलकर बनता है। एक सिंगल फंक्शन पर भी कंपोजिशन डिफाइन हो सकता है। अब देखो कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन एक तरह से ये मान लो कि जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से किसी जगह पर जाना है, जैसे मान लो दिल्ली पर जाना है, दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले मान लो कि यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट ट्रांसपोर्ट काम में आएगा, जैसे बस मान लो या मोटरसाइकिल मान लो, कुछ भी फर्स्ट ट्रांसपोर्ट काम में आया, उसे मैं कह रहा हूँ पहला आपके पास तो गाड़ी है बेटा, हवाई जहाज से ले जाऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है आप बिल्कुल अब बीच में नहीं बोलना, अब बीच में नहीं बोलना बेटा, वरना मैं ना यहाँ से सबको म्यूट कर दूंगा, यहाँ से सबको म्यूट कर दूंगा फिर मैं, है ना। तो चुप रहो। तो देखो मेरा जो पहला ट्रांसपोर्ट है वो काम में आया, उसे एक तरह से मैं बोलूँगा कि वो मेरा पहला फंक्शन है जो मेरे घर से डोमेन को उठा रहा है और रेंज कहाँ दे रहा है, रेलवे स्टेशन पर। तो मतलब पहला ट्रांसपोर्ट जो मैंने काम में लिया, मेरा मोटरसाइकिल, जैसे मान लो मोटरसाइकिल काम में लिया, वो मेरे घर से मुझे लेकर जाएगा और कहाँ तक, रेलवे स्टेशन तक मैंने उसके काम में लिया। तो एक तरह से डोमेन का हुआ, मेरा घर डोमेन का काम कर रहा है। रेंज क्या हो गया, रेलवे स्टेशन रेंज का काम कर रहा है, ठीक है। मैं सेकंड ट्रांसपोर्ट काम में लूँगा ट्रेन, वो ट्रेन रेलवे स्टेशन से जाएगा सीधा दिल्ली तक। मतलब वो जो ट्रेन है, वो जो मेरा सेकंड फंक्शन है, वो डोमेन कहाँ से उठा रहा है, जहाँ पहले फंक्शन का रेंज था वहाँ से वो डोमेन को उठा रहा है और फिर वो रेंज कहाँ रख रहा है, दिल्ली पर। मतलब मान लो कि मेरा कोई एफ फंक्शन डिफाइन होता है एक्स से वाई के अंदर, तो अगर कोई नया फंक्शन आ जाए जी जो कि y से उठाकर उसे z के अंदर कन्वर्ट करके दिखा दे, तो इसके अंदर अब हम इनमें कंपोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। f का जो डोमेन है वो x है, f अपना रेंज कहाँ निकाल कर दे रहा है, y के अंदर, और फिर y से ही डोमेन उठा लेगा g फंक्शन और फिर जो फाइनल आउटकम है वो दे देगा z। तो मतलब यहाँ पर कंपोजिशन डिफाइन हो सकता है। ये दोनों दो फंक्शन बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव काम कर रहे हैं, एक चेन की तरह काम कर रहे हैं। एफ का आउटकम जी के अंदर और फिर सीधा जी का आउटकम हमें एक तरह से बाहर दिखेगा। सो मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो मैं लिखूंगा जी कंपोजिशन एफ, ये जी ओ एफ नहीं, इसको पढ़ते हैं हम जी कंपोजिशन एफ। तो जी कंपोजिशन एफ एक्स, ओके। इसका मतलब होता है कि जी के अंदर ना एफ एक्स एक तरह से डोमेन का काम कर रहा है, जी फंक्शन के अंदर एफ का जो आउटकम है वो डोमेन का काम करता है। मतलब मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ मेरे पास दे रखा है 1,2 देन, या फिर मान लो कि 1, x 2, y
3, z। जी एक दूसरा फंक्शन है जो है x, l, y, m और z, n। तो मैं यहाँ पर अगर कंपोजिशन डिफाइन करना चाहता हूँ, सो कंपोजिशन यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करेंगे हम, जी कंपोजिशन f। तो जी कंपोजिशन f किस तरह से लिखेंगे, देखो पहले यहाँ याद रखना कि डोमेन किसका काम में आता है। अगर मान लो कि मैंने जी कंपोजिशन f लिखा, तो इसका मतलब इनिशियल डोमेन कौन उठाएगा, f। f का रेंज किसके अंदर जाएगा, जी के अंदर, और फाइनल आउटकम कहाँ से आएगा, जी के अंदर से। अगर मान लो मैंने f कंपोजिशन g लिख दिया, तो इसका मतलब इनिशियल डोमेन किसका काम में आएगा, g का। g अपना आउटकम किसको देगा, f को दे देगा, और फिर वो f का फाइनल आउटकम माना जाएगा। तो अगर मैं g कंपोजिशन f का बात करूं कि g कंपोजिशन f का ऑल ओवर डोमेन कौन सा होता है, जवाब दोगी क्या मुझे, g कंपोजिशन f का डोमेन किसका माना, कौन सा माना जाएगा। बेटा ये जिसका, ये कौन है, तन्मय अभी किसका ऑडियो ऑन था, देखा तूने। 3-4 जनों का ऑन था। थेनोस आ रहा था सर मेरे तो। टीएम के कौन है, टीएम के नितेश इनका लगा और थेनोस। ठीक है चलो चुप रहो अब। ओके, तो मुझे ये जवाब दो कि जी कंपोजिशन एफ का ऑल ओवर डोमेन कौन सा माना जाता है। जो जी के लिए, मतलब जो जी को सूट करे डोमेन। मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ सर, ये समझ ही नहीं आया मेरे को। तो जी वाले का माना जाएगा फाइनल डोमेन। डोमेन बोला मैंने, रेंज नहीं बोला, डोमेन जो अपन पुट करेंगे। तो एफ का माना जाएगा, पुट भी तो वही कर सकते हो जो जी इसको अलाउ करे। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना और समझना। देखो मान लो कि एफ के अंदर में अभी ये जो जी कंपोजिशन एफ है, ये इस तरह से काम करेगा, जैसे ये एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। पहले इनिशियल वैल्यू में रखूंगा, जैसे यहाँ जी कंपोजिशन एफ, एफ के अंदर डोमेन कौन कौन है, 1 2 3, तो मैं पहले 1 पुट कर देता हूँ। तो इसका मतलब जी के अंदर एक तरह से होगा F1, जी के अंदर F1 डोमेन का काम करेगा। तो जी और F1, कमेर F1 का आंसर बता कमेर। एक्स सर, एक्स। ठीक है, तो F1 का आंसर हो गया x। अब जवाब दे कि gx का क्या आंसर होगा। क्या सर, gx, एल आएगा सर। l, gx मतलब g के अंदर जब मैं x पुट करूंगा तो उसका आउटकम आएगा l, तो ये आ गया l के इक्वल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पुट करूंगा g कंपोजिशन f के अंदर अगला मेरा डोमेन है 2, तो 2 मैंने पुट किया, तो एक तरह से g के अंदर f2 डोमेन का काम करेगा। तो पहले मैं f2 का वैल्यू निकालता हूँ, क्या वैल्यू है f2 का, y, तो इसका वैल्यू है y। और अब इसका फाइनल आउटकम क्या आएगा, जी वाई का वैल्यू बताओ। एम आएगा, एम आएगा, इसका वैल्यू एम सर। ठीक है, जी कंपोजिशन एफ, अगला मैं वैल्यू पुट करता हूँ 3, तो एक तरह से जी के अंदर f3 डोमेन का काम करेगा। f3 का वैल्यू बोलो। जेड 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 हो गया, और जी जेड का वैल्यू कितना हो गया, एन 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 एन, ये हो गया एन के इक्वल। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ पर अगर मैं जी कंपोजिशन एफ अगर मैं एक्स पुट करना चाहूँ, तो क्या मैं एफ के अंदर एक्स पुट कर सकता हूँ क्या, एफ के अंदर एक्स पुट कर सकता हूँ क्या। नहीं 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 नहीं,
तो एक तरह से इसके अंदर जो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या वो एफ के डोमेन के बराबर माना जाएगा? सर अब एक बार मेरी सुन लो आप। हाँ सुना। हाँ सर, ये एफ में मान लो एक और ऑर्डर पेयर है, फोर और कॉमा डब्ल्यू। ठीक है। अब एफ के डोमेन में तो 4 है, हाँ लेकिन आप जी कंपोजिशन एफ में इसको पुट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर अपन ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ऑल ओवर डोमेन तो एफ का ही माना जाएगा? वो तो जो जी के लिए अलाउ होगा वही तो मानेंगे ना। बेटा कंपोजिशन का कंडीशन यही होता है कि अगर f का रेंज g के डोमेन के बराबर होता है तभी इन दोनों का कंपोजिशन डिफाइन होगा। अगर f का आउटकम और g का यानी इनकम डोमेन रे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो उसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे मान ले कि यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया और वहाँ से दिल्ली के लिए अगर ट्रेन नहीं मिली तो फिर वो कंपोजिशन किस काम का? ठीक है, तो वहाँ कंपोजिशन डिफाइन नहीं माना जाता। ठीक है बेटा। ओके सर। कमेर कुछ क्लियर हुआ अब तुझे? कमेर हाँ सर, ठीक ठाक हुआ है अभी। ठीक ठाक हुआ है, चल अच्छी बात है। और देखते हैं। देखो मान लो कि f एक फंक्शन है जो कि x से y के अंदर डिफाइन है और g मेरा फंक्शन है जो y से z के अंदर डिफाइन है, और मेरे पास h एक और फंक्शन है। तीन फंक्शन है इस बार मेरे पास। h एक और फंक्शन है और वो मेरा फंक्शन है z से p की तरफ। तो भाई इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या इस तरह से काम कर सकता है, h कंपोजिशन g कंपोजिशन f, या फिर f कंपोजिशन g कंपोजिशन h, या फिर g कंपोजिशन h कंपोजिशन f। तीन ऑप्शन है, तीन में से ऑप्शन सही कौन सा है मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो जब भी मैं कंपोजिशन पढ़ता हूँ तो ध्यान देना, हम इसको उर्दू लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे, इंग्लिश या हिंदी नहीं। उर्दू लैंग्वेज बेटा अपना ऑडियो बंद रखो वरना वो वॉइस ना बार बार रिपीट करती रहेगी। कह रहा हूँ मैं, चलो बोलो किसको क्या बोलना है। ये इसको फिर पीछे से क्यों करेंगे तो? ठीक है, वो जाएगा। जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है उसको हम हमेशा, मेरे को तो इंग्लिश लग रही है। कह रहा हूँ अपना ऑडियो बंद करो बेटा। जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, अगर f कंपोजिशन g की बात करूंगा मैं तो एक तरह से f के अंदर g डोमेन का काम करता है। तो इसके अंदर भी पहले f को सॉल्व किया जाता है, f का आउटकम g के अंदर भेजेंगे, फिर g का आंसर निकालेंगे और उसका आउटकम h के अंदर भेजेंगे और फाइनल आउटकम h देगा। तो हमेशा इसका जो सीक्वेंस है वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। हमेशा इनिशियल डोमेन राइट वाले का होता है और फाइनल रेंज लेफ्ट वाले का होता है। तो अगर मैं मान लो कि इसको डिफाइन ये सोचता हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा कि पहले f का डोमेन, तो f का डोमेन क्या है x। तो अगर मैं h कंपोजिशन g कंपोजिशन f के बारे में पढ़ता हूँ तो f का डोमेन क्या है x और f का आउटकम कितना आएगा y। ठीक है, क्या y g के अंदर डोमेन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा? अभी तो फिलहाल कर रहा है, तो मतलब y सीधा का सीधा मैं g के अंदर पुट करूंगा और g का जो आंसर है वो निकाल दे देगा इसमें z, और फिर z डोमेन का काम करेगा h के अंदर, h के अंदर z डोमेन का काम करेगा और फाइनल आउटकम निकाल कर देगा हमें p। तो एक तरह से ये जो फंक्शन हुआ ये किस तरह से डिफाइन हुआ, x से p के अंदर। बाकी बीच का अब हमें कुछ दिखाई देगा ही नहीं, एक तरह से सीधा है कि x को इंसर्ट करो p बाहर निकलेगा। ओके सो वही बात हो गई इसके अंदर भी, h कंपोजिशन g कंपोजिशन f। ओके इस तरह से ही निकल रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, कुछ
मतलब इस तरह का मेरा मोटिव नहीं है कि मैं किसी को कुछ गलत बोलूं या कुछ गलत। जैसे आपने भी वो सुना होगा, एक तरफ आलू दूसरी तरफ से सोना, तो वो वाला जो मशीन है वो एक तरह से कहने का मोटिव क्या था, देखो भाई कांग्रेस सुन लो, कहने एक का तरह से motive मान क्या लो था? बेटा, तो बेटा बात नहीं, ठीक है, बीच में कुछ नहीं। और हाँ, मेरा ये जो अभी कहने का मतलब है वो किसी और वे में मत लेने की कोशिश करना कि मैं किसी के फेवर में बन रहा हूँ या किसी के अगेंस्ट, नहीं। इस तरह से मान लो कि कहने का उसका अपन ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जैसे मान लो कि आलू है, उसका बहुत अच्छा अगर खेती होता है तो उससे अच्छा खासा पैसा भी बनेगा और उस पैसे से अच्छा खासा सोना खरीद सकते हैं। तो वो एक तरह से दो मशीन की तरफ काम कर रहा है। ओके, एक तरह से जो बीच में पैसा है वो मुझे नहीं दिखाई दिया, मुझे सीधा क्या दिखाई दिया, आलू और फिर उसके बाद में सोना। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर एक तरह से काम कर रहा है कि एक्स इसके अंदर इंसर्ट हुआ, आउटकम दिया वाई, वाई को इस मशीन में डाला यानी एक इस फंक्शन में डाला, इसने अपना जो आउटकम है वो दे दिया जेड, फिर जेड एच के अंदर डोमेन का काम कर रहा है और फाइनल आउटकम क्या निकाल कर दे रहा है, पी। तो इस पूरे प्रोसेस में एक तरह से एक्स का जो डायरेक्टली आंसर है वो पी के अंदर निकल कर आ रहा है। तो वाई और जेड जो है वो हमारे पास एक तरह से मीडिएटर है जो हमें दिखाई नहीं देंगे अगर मैं इसको कंपोजिशन से सॉल्व करता हूं या फिर उसका एक नया कंपोजिशन का फंक्शन तैयार कर लेता हूं तो। ओके, तो अभी तो मैं केवल तुम्हें कंपोजिशन के बारे में बता रहा हूं, बाद में ये चीज भी मैं तुम्हें शो करके खुद दिखाऊंगा कि बीच में जो y और z है ना वो तुम्हें हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा x को हम डोमेन पुट करेंगे और फाइनल आउटकम सीधा हमें p निकल कर आएगा आराम से। ठीक है, तो ये जो बीच में y और z है वो एक तरह से हमें दिखाई नहीं देंगे, तो वही हमारे कंपोजिशन का काम करता है। जैसे मान लो कि मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये डिफाइन हो, तो फिलहाल ये तो डिफाइन हो गया और इसका डोमेन और जो आउटकम है वो हमें मिल गया x से p की तरफ। अगर मान लो कि f कंपोजिशन g कंपोजिशन h की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एक तरह से वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट करूंगा, मैं h की वैल्यू इंसर्ट करूंगा, तो h की क्या वैल्यू इंसर्ट करूंगा, h का आउटकम क्या आएगा, p। क्या p को मैं g के अंदर इंसर्ट कर पाऊंगा, क्या p की वैल्यू g के अंदर डोमेन का काम कर पाएगी क्या, इस बार तो नहीं कर पाएगी, इसलिए कह सकता हूं कि ये इसमें डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं लास्ट ऑप्शन पर जाऊं, एक बार इसके लिए भी समझना, ऑडियो थोड़ी देर बंद रखो, इसमें इनिशियल जो डोमेन है वो काम करेगा f का। मैं माइक ऑफ कर बेटा मजबूरन मुझे भी बंद करना पड़ेगा। तो f का डोमेन काम करेगा x, f का आउटकम निकल कर आएगा y h के अंदर डोमेन का काम कर सकता है क्या, तो h का डोमेन तो z है, y नहीं है, इससे ये भी डिफाइन नहीं होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा हमारा कंपोजिशन डिफाइन होगा और कौन सा कंपोजिशन डिफाइन नहीं होगा। अब ये हमेशा याद रख लो कि राइट वाला डोमेन का काम कर रहा है और फिर आगे की तरफ जितने भी फंक्शन कंपोजिशन में है वो उसके आउटकम को अगला डोमेन बना देगा, फिर उसके आउटकम को अगला डोमेन बना लेगा, उस तरह से ये कंपोजिशन काम करता है। ओके, अब कंपोजिशन जो ये तो हो गया कि कंपोजिशन डिफाइन कैसे होता है, अब है कि कंपोजिशन फाइंड आउट कैसे होता है। तो मैं कंपोजिशन को फाइंड आउट करना बता रहा हूँ, दो फंक्शन का कंपोजिशन, मतलब मान लो कि f(x) मेरे पास एक फंक्शन है जो है x² + 3 और gx मेरे पास दूसरा फंक्शन है जो कि हमारे पास में 2x + 7, इस तरह से मेरे पास ये दो फंक्शन है और मैं फिलहाल f कंपोजिशन g फाइंड आउट करना चाहता हूँ, f कंपोजिशन g में फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ओके, तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो उस चीज़ को भी मैं इसमें बताऊंगा, एक बार थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझ लेना। देखो, f कंपोजिशन g का मतलब है कि f के अंदर gx एक तरह से डोमेन का काम करेगा, तो मैं यहाँ रख दूंगा f, g के अंदर डोमेन g डोमेन का काम करेगा, तो gx का वैल्यू क्या है, वो है 2x + 7। ठीक है, तो अब एक तरह से f के अंदर ये डोमेन का काम कर रहा है, जैसे मान लो कि ये fx के इक्वल है, अगर मैं x के प्लेस पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1² + 3, और अगर मैं x के प्लेस पर 2 रखूंगा तो यहाँ जाएगा 2² + 3, x के प्लेस पर 3 रखूंगा तो यहाँ जाएगा 3² + 3, यानी जो यहाँ रखूंगा वो x की जगह पुट हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर x की जगह क्या आ रहा है, 2x + 7, तो यहाँ पर भी x की जगह आ जाएगा 2x + 7 का होल स्क्वायर + 3, तो अब ये बन जाएगा 4x²
प्लस 49 प्लस यहाँ बन जाएगा 28x प्लस 3। तो अब ये बन जाएगा 4x² प्लस 28x प्लस 51। ओके, अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि ये हमारा है f कंपोजिशन g फंक्शन। ओके, मतलब ये है मेरे कहने का, अगर मान लो कि मैं कंपोजिशन, जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कंपोजिशन को फाइंड आउट करना सिखाया था कि मान लो कि मैं f कंपोजिशन 52 आएगा सर, 52 आएगा। क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं f कंपोजिशन g1 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो एक तरह से ये कहा जाएगा कि पहले g1 का वैल्यू फाइंड आउट करो और g1 का जो वैल्यू आएगा उसे f के अंदर इंसर्ट करो। तो अगर मैं मान लो कि पहले g1 को फाइंड आउट करता हूँ तो g1 आएगा 2 × 1 + 7, तो ये हो गया हमारे पास 9। तो 1 इसके अंदर मैंने डोमेन पुट किया g के अंदर, g का आउटकम कितना निकल कर आया 9, तो इसके अंदर इंसर्ट किया मैंने 1 को, आउटकम कितना निकल कर आया 9, और अब 9 अब f के अंदर डोमेन का काम करेगा। तो मतलब अब मुझे एक तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा f9। एक तरह से ये ऐसे बना f ऑफ g1, तो यहाँ पर बन गया f और g1 का आंसर आ गया 9, तो एक तरह से f9 बन गया ये। और f9 को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 81 + 3 यानी 84। तो पहले के प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो मुझे ये करना पड़ेगा कि पहले g फंक्शन के अंदर 1 रखूंगा, जो आउटकम आएगा उसे f के अंदर रखूंगा, तब जाकर मुझे कंपोजिशन का वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमने क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है ये फंक्शन, इसलिए अब मुझे g1 वगैरह को अलग अलग नहीं निकालना, सीधा इसके अंदर रख दो। तो सीधा इसके अंदर रखोगे f कंपोजिशन g1, रखो यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 28 × 1 और प्लस में बन जाएगा 52 और प्लस में है 52, तो ये आ जाएगा 4 + 28 + 52, तो इन दोनों का सम होगा 80 और 4 84। तो एक तरह से ये हुआ कि जहाँ वो चेन की तरह काम कर रहा था, मुझे अलग अलग फंक्शन को देखना पड़ रहा था, अब देखने की जरूरत नहीं है अलग अलग, ये एक सिंगल फंक्शन बन गया। इस सिंगल से हम काम चलाएंगे, f और g दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। तो f और g इन दोनों फंक्शन को हमने एक तरह से कंबाइंड करके लिख दिया। ऑलरेडी हमने कंपोजिशन फाइंड आउट कर लिया, एक नए फंक्शन को एक तरह से यहाँ इंडिकेट कर रहा है, ये एक नया फंक्शन बना दिया मैंने, f और g के कंपोजिशन से एक नया फंक्शन बना दिया। और ये नया फंक्शन किस तरह से काम करेगा, ये नया फंक्शन हमारा इस तरह से काम करेगा कि जब मैं g का डोमेन इंसर्ट करूंगा तो फाइनल आउटकम निकाल कर देगा मुझे f का। g के अंदर डोमेन रखूंगा, वो अपने आप f के अंदर डोमेन का काम करने लग जाएगा और फाइनल आउटकम मुझे अपने आप ही f का निकाल कर खुद ही दे देगा। मतलब एक मशीन एक तरह से हमने जनरेट कर दी। जैसे अगर मैं इसका कुछ एग्जांपल तुम्हें देने की कोशिश करूं तो वो हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में तुमने देखा कि कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उसमें जब पॉजिटिव फंक्शन काम कर रहा होता है तो पॉजिटिव हमारा फंक्शन काम करता है, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यूज आती है तो उसके लिए अपने आप ही एक नेगेटिव बाहर की तरफ लग जाता है और वो उसको अपने आप ही बाहर पॉजिटिव निकाल कर दे देता है। तो वो एक दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से। वहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है, वो मॉडुलस दो फंक्शन से मिलकर बना है और वो दोनों फंक्शन अपने अपने तरीके से काम करने लग जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी मेरा g अलग फंक्शन था, f अलग फंक्शन था, मैंने अब उन दोनों को कंबाइन करके या फिर कंपोजिशन करके एक नया फंक्शन जनरेट किया है। और वो नया फंक्शन इस तरह का बना है कि इनिशियल में वैल्यू पुट करूँगा g का और वो अपने आप उसका आउटकम f के अंदर ट्रांसफ़र करके फाइनल आउटकम मुझे f का दे देगा। तो ये एक तरह से नया फंक्शन बन गया। अब तुम्हें ये अलग अलग स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं g1 निकालूंगा फिर f के अंदर रखूंगा फिर आंसर आएगा, नहीं, सिंगल फंक्शन है, सिंगल के अंदर पुट करो, दो दो बार फंक्शन में पुट करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्लियर हुआ क्या भाई? कमेर? हाँ सर, हाँ सर, हो गया। हाँ सर, पर ये जो अपना आंसर क्या है, मतलब ये 4x² + 28x ये है या फिर 84? ये है या फिर 84? बेटा ये बताओ। 84 जो है वो तो पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू के लिए आंसर है। अगर मैं फंक्शन की बात करूंगा तो ये कोई फंक्शन थोड़े ना है, ये तो एक 1 के आउटकम के तौर पर देखूंगा, 1 का आउटकम है ये तो अगर मैं 2 पुट करूंगा तो कुछ और आएगा, 3 पुट करूंगा तो कुछ और, तो फाइनल आंसर होगा मेरा ये वाला।
ये वाला मेरा फाइनल आंसर होगा। ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, तो उसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। सर ये एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? बेटा एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो चैप्टर नंबर 1 से मोस्टली हमारा क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर जो था वो आया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्वेश्चन आया था, वो था 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसमें सिंपल केवल एक रिलेशन को बताना था कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसा होता है, इक्विवेलेंस के बारे में बताना था। वैसे ही फंक्शन का पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया, फंक्शन का भी अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वो इन्वर्टिबल का आता है। ओके, इन्वर्टिबल का क्वेश्चन आता है, 1 मिनट रुकना। तो फंक्शन का जो क्वेश्चन आता है वो बेटा दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ओके, फंक्शन का मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इन्वर्टिबल का आता है। कहीं पर भी इन्वर्टिबल का क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखना। तो ये चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो रिलेशन से बने चाहे वो फंक्शन से। लेकिन फंक्शन से बना तो मोस्टली जाएगा इन्वर्टिबल पर, और इन्वर्टिबल कंपोजिशन के साथ में डायरेक्ट रिलेशन रखता है, इसे भी मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, तो ध्यान देना। ओके, तो अभी तो कंपोजिशन के बारे में समझो, और इस चैप्टर का टारगेट ये मानकर चलो कि एक क्वेश्चन 100% श्योर है 4 मार्क्स का, 100% श्योर है वो। ओके, तो जैसे मैंने एफ कंपोजिशन जी फाइंड आउट किया, वैसे मैं जी कंपोजिशन एफ भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे जी कंपोजिशन एफ को फाइंड आउट करना है तो एक तरह से जी के अंदर एफ एक्स डोमेन का काम करेगा। तो जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स डोमेन है, मतलब यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जी के अंदर ये डोमेन का काम कर रहा है, मतलब g1 को फाइंड आउट करूंगा तो x के प्लेस पर 1 रखूंगा, g2 को फाइंड आउट करने के लिए x के प्लेस पर 2 आ जाएगा, g3 को फाइंड आउट करने के लिए x के प्लेस पर 3 आ जाएगा। वैसे ही इसको फाइंड आउट करने के लिए एक तरह से x के प्लेस पर इसे रख दूंगा इस फंक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में 7, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 13। ये एक नया फंक्शन है जो कि जी कंपोजिशन एफ है। मतलब एक तरह से अगर मैं इसमें इनिशियल डोमेन पुट करूंगा तो एफ का आएगा, जो आउटकम आएगा वो अपने आप ही जी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और फाइनल आउटकम जी के अंदर निकाल कर देगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, एग्जांपल जैसे मान लो कि जी कंपोजिशन F1 को मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं अगर ये कंपोजिशन से ना कर अगर मैं एक बड़े मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, ऑर्डिनरी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, तो पहले तो मुझे F1 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो F1 को फाइंड आउट करेंगे तो F1 कैसे आएगा, इसके अंदर 1 रखने पर, तो F1 किस तरह से आएगा, F1 आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर F1 का जो वैल्यू है वो बन गया मेरे पास में 4। तो अब ये F1 का जो वैल्यू है वो G के अंदर अब डोमेन का काम कर रहा है, तो अब मैं इसको G के अंदर पुट करूंगा, 2 इंटू 4 प्लस 7, तो ये हो गया 8 प्लस 7 मतलब 15। लेकिन अब अगर मुझे इस तरह से अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, एक नया कंपोजिशन वाला फंक्शन मेरा तैयार हो चुका है, इसके अंदर सीधी वैल्यू रखो, सीधा आउटकम निकाल कर देगा। जैसे अगर मैं इसके अंदर 1 रखूंगा, जी कंपोजिशन F1, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 13, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 13, मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया ना 15। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो दो जगह वैल्यू रखने की जरूरत थी उनकी जगह वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने सिंगल फंक्शन तैयार कर लिया, उस सिंगल फंक्शन के अंदर ही रखो वैल्यू। मतलब ये जो चेन बन रही थी ना, उस चेन को हमने एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मान लो कि जैसे हमारे पास में हम कहीं पर भी एक डेस्टिनेशन पर जाते हैं, उसमें अगर मैंने 2 या 3 व्हीकल बीच में काम में लिए तो उनकी जगह मैं एक सिंगल व्हीकल से उस डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा। तो एक सिंगल फंक्शन मेरा तैयार हो गया जिसमें सीधा वैल्यू रखने पर कंपोजिशन वाला अपने आप ही आउटकम आ जाता है। इसके अंदर दो फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों फंक्शन को मैंने कंबाइंड करके एक सिंगल नया फंक्शन तैयार कर लिया। समझ गए क्या? कोई डाउट पूछना है किसी को?
ठीक है। देखो इसमें मुझे यहाँ तीन फंक्शन गिवन है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। तीनों के लिए डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, यानी जो भी कोडोमेन या रेंज है वो रियल टू रियल, रियल टू रियल, रियल टू रियल डिफाइन है। ठीक है। और अब मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है एच कंपोजिशन, जी कंपोजिशन, एफ। क्योंकि इसमें डोमेन और रेंज का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये कंपोजिशन किसी भी तरीके से डिफाइन हो सकता है। मैं अगर कहता हूँ एफ कंपोजिशन, एच कंपोजिशन, जी, ये भी मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज का कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कोई से भी कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे फाइंड आउट करना है एच कंपोजिशन, जी कंपोजिशन, एफ। तो इसका मतलब ये निकलता है कि एच कंपोजिशन और एक तरह से जी के अंदर पहले मुझे पुट करना पड़ेगा एफ एक्स, तो ये बन जाएगा एच कंपोजिशन जी। और अब मैं यहाँ पर एफ एक्स पुट करूंगा तो एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 7, और ये जी के अंदर डोमेन का काम करेगा। तो अब एक तरह से जो जी मेरा फंक्शन दिखाई दे रहा है उस जी फंक्शन में x के प्लेस पर मुझे रखना पड़ेगा x प्लस 7। तो h कंपोजिशन और यहाँ पर अब ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 3 अपॉन 5। तो मेरा g जो फंक्शन था उस g फंक्शन में x की जगह मैंने कितना पुट करना है, x प्लस 7 पुट करना है। तो ये बनेगा h और h के अंदर होगा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2x प्लस 14 प्लस 3 अपॉन 5। तो ये हो गया h के अंदर, ये हो गया एक तरह से 2x प्लस 17 अपॉन 5। तो एक तरह से h के अंदर ये अब डोमेन का काम करने लगेगा। तो जैसे h1 के लिए 1 का स्क्वायर, h2 के लिए 2 का स्क्वायर, h m के लिए m का स्क्वायर, h x के लिए x का स्क्वायर, h y के लिए y का स्क्वायर, वैसे ही h 2x प्लस 17 अपॉन 5 के लिए 2x प्लस 17 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। और ये एक तीनों फंक्शन से मिलकर एक सिंगल कंपोजिशन मैंने डिफाइन कर दिया। मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ पर वो कोई वैल्यू 1 या 2 या 3 पुट करना पड़ता तो पहले तो मुझे f के अंदर पुट करना पड़ता, f का जो आउटकम आता उसे g के अंदर रखना पड़ता, फिर g का जो आउटकम आता उसको h के अंदर रखना पड़ता। लेकिन अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे सीधा सीधा इसी के अंदर पुट कर दो, फाइनल आउटकम अपने आप आ जाएगा। 3 जगह पुट करने की बजाय केवल एक जगह पुट करेंगे हम, और उससे हमारा ये तीनों के कंपोजिशन का एक साथ आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस यस सर। देखो एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, एक्स प्लस 7 से ये डिफाइन है, ओके। और एफ इज फ्रॉम रियल टू रियल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे थोड़ा सा अलग बना देते हैं, एक्स प्लस 2 अपॉन 3। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ कंपोजिशन एफ एक्स। एफ कंपोजिशन एफ एक्स का मतलब है एफ के अंदर डोमेन का काम एफ ही करेगा। मतलब अगर मान लो कि मैं एफ कंपोजिशन F1 निकालता हूँ तो पहले एफ के अंदर 1 रखूंगा, जो आउटकम आऊंगा उसे भी मैं एफ के अंदर ही दोबारा पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा एक नया फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन अब मैं तैयार करूंगा। तो एफ कंपोजिशन एफ का मतलब है कि एफ के अंदर एफ एक्स डोमेन का काम करेगा। तो एफ के अंदर मैं एफ एक्स को पुट करूंगा, यह आ जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन 3। और एफ के अंदर डोमेन है, मतलब एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है उसमें एक्स के प्लेस पर मुझे अब इस पूरे को पुट करना पड़ेगा। तो एक्स के प्लेस पर आएगा एक्स प्लस 2 अपॉन 3, यहाँ पर है प्लस 2 अपॉन 3, बाकी का सब कुछ सेम है, बस मैंने इस x के प्लेस पर इसको पुट कर दिया। तो ऊपर पहले मैं एलसीएम लूंगा 6, तो यहाँ जाएगा x प्लस 2 प्लस 6, और अपॉन में ये जो 3 है, ये 3 अब मल्टीप्लाई में आएगा 1 अपॉन 3 बनकर।
तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 8 और अपॉन में हो जाएगा 6 3 18। तो एक ये नया फंक्शन बन गया f कंपोजिशन एफ एक्स। तो ये f का f के साथ ही कंपोजिशन का सॉल्यूशन है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस सर, यस सर। ओके, तो अब मैं बताता हूँ कि इन्वर्स और कंपोजिशन का क्या लेना देना है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो, जैसे मान लो कि मेरा कोई फंक्शन है एफ एक्स है हमारे पास x प्लस 3/4। मुझे इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और मान लो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये इन्वर्टिबल है, तो मैं 1 1 ऑन 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये 1 1 ऑन 2 है। तो तुम इसका इन्वर्स तो काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो इसको y के इक्वल रखकर। तो x प्लस 3/4 को मैं अगर y के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से मैं वैल्यूज को ट्रांसपोज करके केवल और केवल x का वैल्यू निकालूंगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4y माइनस 3। मतलब ये x का वैल्यू जो बना इसको मैं एक तरह से बोलूंगा f इनवर्स y इक्वल टू 4y माइनस 3, क्योंकि एक तरह से fx को मैंने y के इक्वल कह दिया था। तो अगर मैंने किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसे मैं y के इक्वल रखूंगा, उससे वैल्यूज को ट्रांसपोज करके x का वैल्यू निकाल लूंगा और वही इसके इन्वर्स का काम करेगा। तो ये हो गया इसका इन्वर्स, ये हो गया मेरा फंक्शन। तो अगर इस इन्वर्स को मैं g नाम दे देता हूँ, एक नया नाम दे दिया मैंने g, कहने को तो मैं f इनवर्स से भी काम चला सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो f और f के बीच में, इसलिए मैं इसको एक नया नाम दे देता हूँ। इसको जी वाई फंक्शन मैंने नाम दे दिया। मैं बाकी कुछ नहीं बदल रहा, केवल एक सिंबल बदल रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा हूँ, और कुछ नहीं बदला मैंने इसको। ठीक है, तो ये अभी भी इसका इन्वर्स माना जाएगा। f का इन्वर्स कौन है? g। और अगर मान लो कि मैं इन दोनों के बीच में कंपोजिशन फाइंड आउट करता हूँ, f कंपोजिशन g। ओके, तो f कंपोजिशन g और g का डोमेन, g का जो वेरिएबल है वो y है, इससे मैं f कंपोजिशन g x नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा f कंपोजिशन g y। ठीक है, तो f कंपोजिशन g y का मतलब है f के अंदर g y डोमेन का काम करेगा। तो f के अंदर g y डोमेन बनेगा तो ये आएगा 4y माइनस 3। इसे अब मैं f के अंदर पुट करूंगा तो f फंक्शन में x की जगह आ जाएगा 4y माइनस 3 प्लस 3/4। 3 से 3 कट जाएगा, बाद में ये बच गया 4y/4, 4 से 4 कटेगा, आउटकम आ गया y के इक्वल। ओके, तो अब अगर मैं g कंपोजिशन fx को फाइंड आउट करता हूँ तो g के अंदर fx को पुट करना पड़ेगा। तो ये g के अंदर fx को पुट करूंगा तो हो जाएगा x प्लस 3/4। अब इसे g के अंदर में पुट कर देता हूँ y की प्लेस पर, y के प्लेस पर आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3/4 माइनस 3। 4 से 4 कटेगा तो x प्लस 3 माइनस 3 से 3 कटेगा x। मतलब जो इनिशियल इनके वेरिएबल्स थे वो आउटकम में आ रहे हैं। इसका वेरिएबल x था, आंसर x आ गया। इसका इनिशियल जो वेरिएबल था वो था y और y आंसर में आ गया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स है तो उसके लिए उन दोनों का कंपोजिशन का जो आंसर आएगा वो उनके वेरिएबल के बराबर आएगा, जो भी उनका स्टार्टिंग का या इनिशियल वेरिएबल होगा। ओके, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर f मेरा फंक्शन है, f इनवर्स अगर उसका इन्वर्स है, fx फंक्शन है, f इनवर्स y मैंने इसका इन्वर्स लिया है, तो उस केस में f कंपोजिशन f इनवर्स ये तो आएगा y के इक्वल, और f इनवर्स कंपोजिशन f ये आएगा x के इक्वल। या फिर मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि f मेरा एक फंक्शन है जो मैंने x की फॉर्म में लिखा है, या x उसका वेरिएबल है, उसका इन्वर्स है f इनवर्स, उसका भी मैंने वेरिएबल कौन सा लिखा है? x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर ये f इनवर्स y है तो मैं f इनवर्स x को कैसे लिखूंगा? यहाँ लिख दूंगा 4x माइनस 3। f इनवर्स z कैसे लिखूंगा? 4z माइनस 3। f इनवर्स p कैसे लिखूंगा? 4p माइनस 3। तो वेरिएबल शो करना, वहाँ अपनी मनमर्जी का वेरिएबल लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने अलग क्यों लिया था? ताकि मैं जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करूं तो x और y में फ़र्क मुझे आसानी से नज़र आ जाए, इससे मैंने इनको एक बार के लिए तो यहाँ पर अलग अलग लिया था। फिर अगर तुम्हारी इच्छा है कि बाद में वापस तुम इन्वर्स को भी x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो जैसे ही इन्वर्स निकालो उसके बाद दोबारा तुम x की फॉर्म में आराम से लिख सकते हो इसे। ठीक है, x की फॉर्म में लिखो, z की फॉर्म में, p की फॉर्म में, जिसकी फॉर्म में लिखना है लिखो तुम आराम से। तो अगर f मेरा फंक्शन है, x उसका वेरिएबल है,
एफ इनवर्स का भी वेरिएबल अगर मैंने एक्स ले लिया तो इस केस में एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स इसका आंसर भी एक्स आएगा और एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ इसका भी आंसर एक्स आएगा। और इस इन दोनों से अब मैं यहाँ एक चीज सिंगल ये लिखूंगा, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ दैट इज इक्वल टू आई। आई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का और कोई मतलब नहीं, इनका इनिशियल डोमेन का जो एलिमेंट है उसी को मैं लिखूंगा। या फिर ये जो मेरे पास में आ रहा था कि ये x है ये y है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। जैसे ये था मेरे पास g कंपोजिशन f, इसका आंसर कितना था x, इसको मैं i x भी लिख सकता हूँ। और ये जो था ये था मेरे पास f कंपोजिशन g y, इसका आंसर था y के इक्वल, इसे मैं i y भी लिख सकता हूँ। तो मेरा इनवर्स और कंपोजिशन का क्या लेना देना है कि जब भी मैं किसी फंक्शन और उसके इनवर्स को जब कंपोजिशन में लूँगा ना, तो उससे आंसर जो उसका आएगा फाइनल वो आएगा एक आइडेंटिटी एलिमेंट, या आइडेंटिटी उसे वेरिएबल कह सकते हो, जो डोमेन का स्टार्टिंग इनिशियल जो वेरिएबल होता है वही उसके आउटकम में निकल कर आता है। तो अब इनवर्स और कंपोजिशन दोनों को मैंने एक ही इक्वेशन में बता दिया। अब अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आता है जिसमें फंक्शन भी दे देगा, इन्वर्स भी दे देगा, और फिर तुम्हें पता करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो वहाँ ये वाला प्रोसेस काम में आएगा। देखो, इन्वर्टिबल का अलग से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इन्वर्टिबल का क्वेश्चन दो तरीके से आता है। हमारी बुक के एक्सरसाइज में जब तुम 1.3 एक्सरसाइज ओपन करोगे तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसके अंदर फंक्शन पहले से दिया हुआ है, इन्वर्स भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और फिर बोला है कि इन्वर्टिबल प्रूव करके दिखाओ। तो उसको 1 1 1 2 से नहीं करना, उसको इन्वर्टिबल करने का तरीका होगा कंपोजिशन। जो फंक्शन है जो इन्वर्स है उन दोनों का दोनों तरीके से कंपोजिशन ले लो, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ, और दोनों केस में आंसर जो आएगा वो आइडेंटिटी वेरिएबल के बराबर आना चाहिए, या फिर जो तुम्हारा इनिशियल का डोमेन है वो आना चाहिए, डोमेन का जो उसका सिंबल है ना वेरिएबल, वो आना चाहिए आंसर में। तो इन्वर्स और कंपोजिशन का आपस में जो रिलेशन बताया, ये चीज़ समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई, थोड़ी आ गई। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी वाला जवाब देना भाई। क्या नाम है तेरा? ये तन्मय है सर। तन्मय? हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन है तेरा? यही है, दोबारा समझा दो एक बार, मेरे ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा है। फिर भी इसमें कुछ जो दिक्कत आई वो एक बार पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी वेरिएबल ये एक्स वाई कैसे हो गया बार बार? देख, ये आइडेंटिटी वेरिएबल एक तरह से डोमेन का वेरिएबल है। अगर मान ले कि मैं जी कंपोजिशन एफ निकाल रहा हूँ तो एफ का वेरिएबल एक्स है, इसलिए इसका आंसर आएगा एक्स। यहाँ पर इनिशियल जो वेरिएबल है वो y है, इसलिए इसका आंसर आएगा y। तो यहाँ पर जो वेरिएबल काम में आता है वो मेरी मनमर्जी का होता है, इसलिए हम वहाँ पर x और y लिखने की बजाय मैं वहाँ पर लिखूंगा i का मतलब ix हो सकता है, iy हो सकता है, iz हो सकता है, ip हो सकता है, iq हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो इनिशियल वाला। यानी अगर मैं g कंपोजिशन है, अगर मान ले ये इनवर्स है, f इनवर्स कंपोजिशन एफ एक्स ये निकालता हूँ, तो इसके अंदर इनिशियल का जो मेरा जो डोमेन का वेरिएबल है वो एक्स है, इसलिए इसका आंसर आएगा एफ। अगर मान लें कि मैं एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ पी को निकालता हूँ, तो इस कंडीशन में इनिशियल का जो मेरा वेरिएबल है वो है पी, इसलिए अब इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा पी के इक्वल। और अगर मान लें कि मैं एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स एम निकालता हूँ, तो इस बार इनिशियल का जो वेरिएबल है वो m है, तो इस बार आंसर आएगा m। इसलिए बार बार हर बार बदलता रहता है, इसलिए मैं कभी भी इसको x या y के इक्वल नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा किसी i के इक्वल। और वो एक तरह से इसका इनिशियल वाला जो डोमेन का वेरिएबल है ना,
उसे मैं काम में लूँगा एक तरह से, उसके इक्वल में आना चाहिए इसका आंसर। कुछ क्लियर हुआ तन में? हाँ। तो ये जो है ना, ये बार बार बदल इसीलिए रहा है क्योंकि मेरे फंक्शन का जो डोमेन यानी वेरिएबल है वो मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैंने उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद में क्या वेरिएबल माना है। जैसे यहाँ एफ को मैं मानता हूँ कि ऑन टू करने के प्रोसेस में तुम y के इक्वल रखा करो, किसने बोल दिया नहीं मैं तो z के इक्वल रखूंगा, फिर वो जो कंपोजिशन है वो z के इक्वल आएगा, फिर y के इक्वल नहीं आएगा। इसलिए फिर वो बार बार बदलता रहता है, जैसा डोमेन वैसा आंसर, जैसा वेरिएबल होगा वैसा ही उसका आंसर आएगा। क्लियर है अब तुझे?